हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों। वेलकम टू 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 19 चैप्टर हमने आधा कंप्लीट किया था। अब हमारा जो बचा हुआ है वो हम आज करेंगे। 19 चैप्टर है हमारा महाकवि कालिदास। जो महाकवि कालिदास है उनके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया था। तो महाकवि कालिदास के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो महाकवि कालिदास है उनके जिन्होंने उनकी जीवन का वर्णन किया है तो हमारे चैप्टर के लेखक है नरपत भारत हडवेचा। नरपत भारत हडवेचा ने उनके कालिदास के जीवन का वर्णन किया है। इन्हें MA B.Ed की उपाधि प्राप्त थी और इन्होंने बहुत सारे कवियों महापुरुषों की जीवनियों का वर्णन किया है। उनमें से जो हम अध्ययन करेंगे वो है महाकवि कालिदास, जिनके बारे में हमने जाना था कि महाकवि कालिदास संस्कृत के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे महाकवि कालिदास के बारे में जो हमने अध्ययन किया था उसमें किया था कि जो महाकवि हैं वो संस्कृत भाषा के महाकवि हैं और इसमें कालिदास के जीवन का वर्णन किया था। तो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि जो कालिदास है वो राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन नगरी के राजा थे, राजा विक्रमादित्य के राज्य के 8 कवियों में से एक थे। जो 9 कवि थे राजा विक्रमादित्य के उनमें से एक थे और जो बाकी की जो 8 कवि थे वो नवरत्न कहलाते थे। और जो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में बड़ा वैभव था और राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। फिर जो शारदा नंद है उनकी एक बेटी होती है विद्योत्मा। वो बड़ी ही शास्त्र होती है, सुंदर होती है, रूपवती होती है और उसके रूप की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई होती है, जिससे उसको बड़ा घमंड होता है और वह अपने विवाह से संबंधित एक घोषणा करती है जिसमें वो कहती है कि जो भी मुझे शास्त्र में हरा देगा मैं उससे अपना विवाह करूँगी। तो जो देश विदेश के पंडित थे वो सब जब उनको पता चला कि जो बहुत सुंदर स्त्री है अगर उसे शास्त्र में हरा दिया जाएगा तो वो हमसे विवाह कर लेगी, इसलिए देश विदेश के पंडित विद्वान आने लगे और उनको शास्त्र में हराने के लिए तैयार रहे। लेकिन जो विद्योत्मा थी वो उनसे कोई हार नहीं पाया। इससे पंडित और विद्वानों को बहुत दुख हुआ और उनके अंदर एक बदले की भावना जागी, जिससे उन्होंने एक उपाय सोचा कि अगर हम विद्वान और पंडित मिलकर कि इसको किसी मूर्ख से इनका विवाह करवा दे तो इसका सारा घमंड टूट जाएगा। और फिर एक दिन जो हमारे महाकवि कालिदास है जो कि मूर्ख माने जाते थे पहले, तो वो उनका एक कार्य था कि वो जिस पेड़ की डाल पर बैठते थे उसे ही काट डालते थे। तो संयोग से उनको एक दिन उनसे उस मूर्ख से भेंट हो गई जो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। और पंडितों ने उसे समझाया और कहा कि मैं तुम्हारा विवाह बहुत सुंदर स्त्री से करवा दूंगा। लालच देकर उनको राजी करके ले आए और मूर्ख को समझा दिया कि तुम जब शास्त्र में विद्योत्मा के सामने रहो तो मौन रहना, मतलब गूंगा बनकर रहना। हम कह देंगे कि इन्होंने मौन व्रत रखा है। और वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हो जाता है और वो तैयार हो जाता है। इतने में पंडित उसकी बात मान ली और उनके द्वारा अच्छे कपड़े भी वो पहन लेते हैं और पंडित उसे विद्योत्मा से शास्त्र के लिए ले गए। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया था। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है कि राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं। जो पंडित है उन्होंने राजकुमारी विद्योत्मा का परिचय देते हुए कहा कि ये हमारे पंडित मतलब हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्र करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत ही शास्त्र करेंगे। मतलब उन्होंने राजकुमारी विद्योत्मा को कहा, पंडित और विद्वान ने, कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत ही शास्त्र के ज्ञाता हैं, इसलिए
ये आज मौन व्रत पे हैं, इसलिए मौन रहकर ही शास्त्र करेंगे। विद्वोत्मा पंडितों की ये छल भरी बात नहीं समझ सकी। जो विद्वोत्मा थी उसे नहीं पता था कि उसके साथ छल हो रहा है, और शास्त्र के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। जो विद्वोत्मा थी उसने शास्त्र का ज्ञान की, इस एक उंगली उठाने का मतलब होता है कि ईश्वर एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। जो मूर्ख युवक कालिदास थे उन्होंने सोचा कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्वोत्मा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। जो हमारे गुरु हैं वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव 2 हैं आपके संकेत में। इस बार राजकुमारी विद्वोत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वो मेरा मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्वोत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपकी 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यहाँ पर जब विद्वोत्मा अपनी शास्त्र का ज्ञान दिखाने लगती है तो वो एक उंगली उठाती है, तो वो जो मूर्ख है वो समझता है कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए वो 2 उंगली उठाती है। और जो पंडित है जो कि विद्वोत्मा के साथ छल करना चाहते थे, तो वो उसे समझाते हैं कि हमारे गुरु कह रहे हैं कि जो सृष्टि है उसके जो सृष्टि का निर्माण करते हैं ईश्वर और जीव दोनों ही हैं। तो फिर विद्वोत्मा 5 उंगलियां उठाती है। इतने में जो मूर्ख है वो सोचता है कि ये मेरे मुंह पर तमाचा मारना चाहती है, इसलिए वो मुट्ठी दिखाता है। तो जो पंडित है वो विद्वोत्मा को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो कहना चाहते हैं कि जो 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्र में विद्वोत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। मतलब वो हार गई, उसे समझ में आ गया कि मेरे सवालों का जवाब इसके पास है, और उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। एक दिन की बात है कि एक ऊंट की बोली सुनकर वो मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र। जो मूर्ख युवक था अपना मौन व्रत भूल गया और यकायक बोल उठा, मतलब अचानक बोल गया, उट्र उट्र। उसको बोलते सुन विद्वोत्मा चौंक उठी, क्योंकि उसे बोलता हुआ देखकर वो चौंक उठी, क्योंकि उसे तो यही ज्ञात था कि इसका मौन व्रत है। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्वोत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। जो विद्वोत्मा थी, एक दिन जो ऊंट को देखकर वो मूर्ख युवक उसकी आवाज़ निकालने लगा, उट्र उट्र, तो विद्वोत्मा को ज्ञात हो गया कि ये मूर्ख युवक है, कोई विद्वान या पंडित नहीं। उसे पंडितों की जो धोखा दिया पंडितों ने, छल भरी बातों का अर्थ उसको समझ में आ गया। विद्वोत्मा को बहुत दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास को रोक लगवा दी और द्वार बंद करवा दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। किसे? कालिदास को। और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। जो उन्होंने कठोर उपासना करी और कालिदास नाम उनको प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गया है। जो सारी विधाएं थी, सारे शास्त्र थे, उनको सीखकर वो मतलब प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वो फिर से विद्वोत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का परिणाम स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्वोत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, मतलब उन्होंने जो महाकवि थे उन्होंने धर्मशास्त्र और साहित्य के बारे में जानकर उनको कहा, संस्कृत में कहा कि आप कपाट खोलें। अंदर से पत्नी विद्वोत्मा ने पूछा, अस्ति कशित
वांगीवश। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रम से कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा की सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। जो विद्योत्मा थी उसको मनाने के लिए जो हमारे महाकवि कालिदास हैं उन्होंने संस्कृत में उन्हें कहा कि द्वार खोलिए, और जब वो विद्योत्मा होती है तो वो उसे संस्कृत में ही पूछती है कि कोई सबूत दीजिए। तब महाकवि अब संस्कृत में मेघदूत जो उनके द्वारा लिखी गई रचना है, रघुवंश की जो रचना है उनके बारे में बताते हैं संस्कृत में। तब विद्योत्मा को उनके ऊपर विश्वास हो जाता है और वो द्वार खोल देती है। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं। जो कालिदास है वो हर क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, जो प्रकृति का जो वर्णन है उनके साहित्य में मिलता है, और मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। उनको जो प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। जो राजा है वो प्रजा की सेवा करने के लिए ही नहीं, उसके पिता भी हैं, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए उसके पिता भी हैं। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो महाकवि कालिदास का जो समय था, उस समय उनको जो नारियां होती है, स्त्रियां, उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी। उनको नृत्य, संगीत, चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती थी और उनको श्रद्धा की दृष्टि, सम्मान श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ पर जो महाकवि कालिदास है उनके प्रमुख 7 ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है, मतलब छोटी सी जो उन्होंने देखा है प्रकृति के बारे में उसका परिचय दिया है। ऋतु का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। ऋतुसंहार उनका पहला, दूसरा मालविकाग्नि उनमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। जो मालविकाग्निमित्र है इसमें जो विदुषा राजा और अग्निमित्र की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है वो है विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है। इसमें भी उनकी प्रेम कथा का चित्रण किया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। इसमें जो उनका कुमार संभव है उस काव्य में शिव पार्वती के विवाह से लेकर जो उनके पुत्र कार्तिक होते हैं उनका तारकासुर से किस तरह वध होता है उसका वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसकी शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है, जिसके बारे में हमने पहले ही जान लिया था कि जो बादल का दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं, मतलब अपने से जो दूर प्रिय है उसको पहचानने का उपाय उन्होंने बादल को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। जो ये काव्य है उनके उस काल में विरहकार का खूब वर्णन निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है
कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ ये वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि की भी सभी झलक मिलती है। जो हमारे महाकवि कालिदास हैं वो बहुत ही ज्ञाता बन जाते हैं जब वो महाकाली की तपस्या, कठोर तपस्या करते हैं, तब उनको एक वरदान प्राप्त होता है। उसके बाद वो सारी विद्याएं प्राप्त करते हैं और विद्वोत्मा के द्वार पर जाते हैं और संस्कृत के जवाब डेवलप करते हैं, जिससे विद्वोत्मा को विश्वास हो जाता है कि ये विद्वान बन चुके हैं और वो द्वार खोल देती है। उसके बाद जो हमारे महाकवि कालिदास है उनके 7 ग्रंथों की वो रचना करते हैं, जिसमें पहला है ऋतुसंहार, दूसरा है मालविकाग्नि मित्र, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम, चौथा है कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सब इनके 7 ग्रंथ है जिनकी उन्होंने रचना की। जो पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार, उसमें उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया। दूसरा है जिसमें विदुषा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है, मतलब प्रेम कथा है। और जो तीसरा है विक्रमोर्वशीयम, इसमें महाराज पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। और उन्होंने अपने ग्रंथों में इसी तरह प्रकृति और प्रेम कथा और राजाओं का वर्णन किया है। इससे आज भी जो कालिदास है वो संस्कृत के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। जो कालिदास है वो महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति और समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा महाकवि कालिदास चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप सबको समझ में आया होगा। आई होप आप इसे अच्छे से फिर से रीड करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।